नमस्ते विद्यार्थियों। आज 6 तारीख को जो अपना टेस्ट हुआ था, तो उस प्रश्न पत्र को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। उसमें जो आंसर बनते हैं उन आंसरों को अपन देखते हैं और आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत सहयोगी प्रश्न बनेंगे। तो ज़्यादा समय आपका न खोते हुए सीधे सीधे अपन प्रश्नों पे चले चलते हैं। देखिएगा, सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमारी कोशिश अंत तक ये रहती है कि भाई प्रश्न वो दिया जाए जो परीक्षा के लेवल का हो और परीक्षा में उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। अपना जो पहला प्रश्न है वो है कि अस्मिन सूत्रे अकारस्य इत् संज्ञा भवति। आकार की इत् संज्ञा जो है कौन से सूत्र में होती है? तो आपको पता ही है कि छठा जो अपना सूत्र आता है माहेश्वर सूत्रों में, लण जो सूत्र आता है, इस लय में ए की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और लय में ए की इत संज्ञा का कारण होता है रे प्रत्याहार की सिद्धि करना, है ना, रे प्रत्याहार बनाना। तो ये लय में जो ए की इत संज्ञा है वो आकार की इत संज्ञा होती है, अतः इसमें आंसर जो बनेगा अपना पहला बनेगा। अगला जो प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकः व्यंजन वर्णः सन्ति। इत संज्ञक व्यंजन वर्ण पूछे हैं कितने हैं? तो वैसे तो सूत्र तो 14 ही हैं, लेकिन इत संज्ञा जो है वो ए को मिला करके कितनी हो जाती है? 15 की हो जाती है। तो इत संज्ञक जो वर्ण है कुल वो कितने होते हैं? 15। इत संज्ञा का मतलब आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सूत्र 14 हैं, दिखाई 14 देते हैं, लेकिन एक जो ए है, इस ए की भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न बनता है, उस प्रश्न की अपन बात करें तो इसमें है कि मौलिकाः अयौगिकाः स्वराः सन्ति, है ना। मौलिक या मूल स्वर जो है वो, मूल स्वर आपको सबको पता है 5 होते हैं। 5 में अपने बात कर लेते हैं ई, ऊ, री, है ना, और इसमें ली। ये जो 5 है ये मूल स्वर है। मूल इसलिए है क्योंकि अन्य स्वरों का जो निर्माण हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो इन्हीं वर्णों की वजह से हुआ है, अतः इनको मौलिक स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। अगला जो प्रश्न आता है 24वां कि हरि इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ भी है परीक्षा में। यहाँ पे जो बात आती है स्वर की, तो स्वर के साथ विसर्ग है, स्वर के साथ विसर्ग है, तो स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो इसमें क्या है? तालु है। तो इस हिसाब से इसका क्या बन जाता है? तालु बन जाता है। ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना आता है 85 का जो प्रश्न है, उसकी अगर अपन बात करें तो एषु चिन्ह रहित स्वर है। चिन्ह रहित की अगर अपन बात करें देखो, अनुदात जो होता है वो उस वर्ण के नीचे जो है वो आड़ी रेखा खींची हुई होती है। स्वरित की बात करें तो उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर जो है, वर्ण के ऊपर जो है वो खड़ी रेखा आती है। दीर्घ की तो खैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। उदात जो है, उच्चैर उदात है, इनके ऊपर कोई मात्रा, कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं होता। इन वर्णों के ऊपर कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता। अनुदात में वर्ण के नीचे रेखांकित होती है, स्वरित में वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा प्रयोग होता है, उदात में इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं होता। तो चिन्ह रहित जो स्वर होते हैं वो उदात स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संज्ञा विधायक सूत्रियो असत्य मेलनम वर्तते। तो यहाँ पे कुछ संज्ञाएं दे रखी हैं और संज्ञाओं के साथ में उनकी परिभाषाएं दे रखी हैं। अपने को जो है वो इसमें यूं देखना है कि कौन सी संज्ञा और कौन सी परिभाषा सही नहीं है ना, शुद्ध नहीं है, इसकी बात करते हैं। संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ध्यान में ये रखना है कि असत्य मेलनम, है ना, सत्य का मेल नहीं है इसमें, झूठ बात है कोई। लोप का तो तस्य लोप है, नहीं होता। पद की पदम की सुप तिगंतम पदम, बिल्कुल होता है। संहिता की परय सन्निकर से संहिता होता है। लोप का तो ऐदर्शनम लोप होता है, तस्य लोप नहीं होता, ऐदर्शनम लोप होता है। अतः इसका जो आंसर बनेगा वो 2 नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों, 87 वाला जो प्रश्न आता है वो है कि तिंग प्रत्याह संति। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तिंग प्रत्यय बिल्कुल बात ध्यान रखनी है। अष्टादश होते हैं, 18 होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें अष्टादश होते हैं, 18 होते हैं, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टादश होते हैं, 18 होते हैं। फिर आता है इसमें कि डूक्रिय धातु इत संज्ञक विधायकम सूत्रम अस्ति।
डुक्रिय धातु इत संज्ञा, डुक्रिय धातु है, इस धातु में जो इत संज्ञा करनी है उसका विधायक सूत्र क्या होगा? तो ये इसमें डू की अपन इत संज्ञा करते हैं ना, डू की इत संज्ञा करते हैं तो डू में आदि री टू डू है सूत्र इसमें आता है। ये क्या कहता है कि आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, प्रारंभ में यी टू डू इनमें से कोई भी और इनकी इत संज्ञा करने वाला जो विधायक सूत्र होगा वो होगा आदि री टू डू। और यह की इत संज्ञा अगर करनी होती है यह की, तो इसका करता है कौन? हलंत्यम, क्योंकि अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है, अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा सदैव कौन करता है? हलंत्यम करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, 89वां प्रश्न देखते हैं। 89 प्रश्न की बात करते हैं। क्यों? कत और कत्वतु प्रत्ययों की संज्ञा, सबको पता है कत कतो निष्ठा, कत और कत्वतु की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। कत और कत्वतु की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। अस्त्व कर्मणि इत्यत्र संधि वर्तते, तो बिल्कुल बिल्कुल यण संधि इसमें आती है। तो यहाँ टुकड़ा बनेगा अस्तु प्लस क्या बनेगा? अकर्मणि। संधि विच्छेद इसका क्या होगा? अस्तु प्लस अकर्मणि, अस्तु प्लस अस्तु धन अकर्मणि, अस्तु धन अकर्मणि ये बनेगा और इसमें यण संधि बनेगी। इसका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो 91 और 92 के प्रश्न की बात करें तो इसकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसमें आगे वाला कटा हुआ है वो देख लेते हैं। सुख प्लस रीता है और परम प्लस रीता इत्यत्र संधि वर्तते, यहाँ पे जो है वो संधि कौन सी है? तो सुख प्लस रीता है, यहाँ पे वृद्धि संधि है, सुखार्थ शब्द बनता है। ये जो बनता है ये बनता है सुखार्थ है ना। रीते च तृतीया समास है, रीते च तृतीया समास है, इस सूत्र का ये उदाहरण आता है ना। तृतीया तत्पुरुष समास का शब्द होता है, सुखेन रीता है, तृतीया तत्पुरुष समास का है, तो रीते च तृतीया समास है की बात आती है। परम रीता का परमार्थ नहीं बनता, इसका परमर्थ बनता है। और यहाँ पे जो आती है गुण, यहाँ पे आती है वृद्धि। तो गुण और वृद्धि की अगर वृद्धि और गुण की बात करें, ये वृद्धि का होगा, ये गुण का होगा। तो इसमें वृद्धि और गुण, तो गुण वृद्धि ये तो नहीं है, वृद्धि वृद्धि ये भी नहीं है, गुण ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बनेगा अपना 2 नंबर बनेगा, वृद्धि और गुण की अपन बात करेंगे। 92 है प्र प्लस एश्य इत्यत्र संधि अस्ति, है ना। तो इसको पूरा कर लेते हैं अपन प्रश्न को। प्र प्लस एश्य इत्यत्र संधि अस्ति, है ना। प्र प्लस एश्य ये तो अपवादिक शब्द है, अपवादिक शब्द है तो यहाँ पे प्रैश्य शब्द बनता है। इसका जो शब्द बनता है ना वो प्रैश्य बनता है। और प्रैश्य जो होगा किसका होगा? वृद्धि का होगा। ठीक है, प्रादु है ढोडे स्वेसु सूत्र आता है, प्रादु है ढोडे स्वेसु, उसका यह उदाहरण बनता है और ये वृद्धि संधि का बनेगा। नेक्स्ट जो अपना आता है 93वां वाला क्वेश्चन, अपन पूरा इसको स्क्रीन पे ले लेते हैं, स्क्रीन पे लेके अपन इसकी चर्चा करते हैं। 93वां वाला प्रश्न क्या कहता है कि झयो हो अन्यतरशाम अश्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति। अब झयो हो अन्यतरशाम बात हमेशा याद रखनी है कि प्लस का जो चिन्ह होता है, ये जो धन का जो चिन्ह होता है, इसके यहाँ पे जो होगा वो है होगा, और जो परिवर्तन होने वो है की जगह भी होना है और यहाँ वाली जगह भी होना है। यहाँ जो वर्ण आएगा वो तो तीसरा होगा, और है की जगह जो वर्ण आएगा वो कौन सा होगा? चौथा। इसका मतलब तीसरे और चौथे का समूह होगा। बिल्कुल गै तीसरा होता है, घै चौथा होता है, तो यहाँ तो है भाई, ठीक है। अच प्लस झीन ये भी यहाँ भी तीसरे और चौथे का संयोग है। जगदाधार में बिल्कुल नहीं है। तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो यहाँ पर भी तीसरे और चौथे का समूह है, यहाँ तीसरे और चौथे का समूह है, यहाँ तीसरे और चौथे का समूह है, यहाँ तीसरे और चौथे का समूह। और जहाँ तीसरे और चौथे का समूह होता है वहाँ पे सूत्र काम करता है अपना झयो होने तरम सूत्र काम करता है। जगदाधार जो है वो जलाम जसो अंत्य का है। जगदाधार जगत प्लस आधार जो बनेगा वो जलाम जसो अंत्य सूत्र का होगा। चलिए विद्यार्थियों अपन है ना नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्यों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 94 वाला प्रश्न क्या कहता है कि मूर्खाश्चय इत्यत्र संधि वर्ते। मूर्खाश्चय सबको पता है विसर्ग संधि होगी। इसका जो संधि विच्छेद जो है वो मूर्ख धन जो है इसमें क्या होगा? चय। मूर्खा धन चय, मूर्खा धन चय, और विसर्ग के सामने चय होने पर विसर्ग की जगह जो है वो क्या हो जाता है? स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन रोरी। रोरी सूत्र से उदाहरणम नास्ति। रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। रोरी सूत्र तो भैया रह के बाद रह होने पर पूर्व रह का लोप हो जाता है, बाद में ढह लोपे पूर्वस्य दीर्घ है सूत्र से। जो पूर्व का जो अण है, अण का मतलब होता है 3 वर्ण याद रखने, ए ई उ, और इन तीनों का क्या कर दिया जाता है? दीर्घ कर दिया जाता है। तो शंभु प्लस राजते बिल्कुल ये तो है, हरिहरम में ये भी है, अंतरराष्ट्रीय ये भी बिल्कुल है, निरंतर शब्द में नहीं है। निरंतर शब्द जो है उसमें नहीं है।
है ना। इसमें होता तो ये नी की मात्रा क्या होती, बड़ी होती, और ये शब्द जो बनता वो निरंध्र है, ऐसे शब्द बनता। इसका मतलब ये जो है ये गलत है। तो इसका आंसर बनेगा 4। चलो 95 की बात के बाद में बात करते हैं 96 वाले प्रश्न का। तो 96 वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, इस पे चलते हैं अपन, क्यों? हाँ हाँ 96 वाले प्रश्न पे चलते हैं। अधि पूर्वाणाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्मशात। तो अधि उपसर्ग होगा जो पूर्व में लगा होगा, सिंह और स्था और आस धातु की इसमें बात करता है, या तो सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। तो कुत्र कर्मशात, तो आधार की होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि आधारे कर्म, आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा किसकी होती है, आधार की होती है। वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, संस्कृत में इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। तो पूरा इसको अपन स्क्रीन पे ले लेते हैं पहले 97 को, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। चलिए जी, क्या कहता है, वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, संस्कृति अनुवादम करो। तो वह को अपन सह कहते हैं, ठीक है। मैं को तुम कहते हैं, ठीक है। अहम च श है, त्वम अहम च। तो यहाँ पे पहले तो मैं है और बाद में तुम है, और यहाँ पे बात करते हैं किसके हिसाब से, ये करा है गच्छन्ति, है ना। क्या किया है, गच्छन्ति इसमें किया है, तो ये सही नहीं बनेगा। वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, संस्कृत में इसका जो अनुवाद है सह अहम त्वम च विद्यालयम गच्छामः। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर जो सही बनेगा वो अपना बनेगा ये, सह अहम त्वम च विद्यालयम गच्छामः जो है इसका उदाहरण बनेगा। क्यों, क्योंकि जो बात आती है ये इसमें जो स्थिति बनेगी वो बहुवचन की है, और बहुवचन में ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। किसका है ये, उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की यहाँ पे क्रिया का प्रयोग होगा। चलिए अपन बात करते हैं 98। तो 98 में क्या है कि वृक्षात अवचिनोति फलानि अत्र अविविक्षितम कर्म भवेत, है ना। वृक्षात अवचिनोति फलानि अत्र अविविक्षित कर्म। तो अविविक्षित कर्म क्या है, ठीक है जी, अपन बात करें इसमें, है ना। तो देखो यहाँ पे अविविक्षित कर्म न कहा गया कर्म, जिसकी बात आती है पेड़ों से फल चुनता है, पेड़ों से क्या चुनता है, फल। फल तो क्या है इसमें, विविक्षित कर्म है, और कहाँ से चुनता है, पेड़ से, है ना। ची धातु के योग में आपको पता ही है, ची धातु के योग में द्विकर्म होता है, एक कर्म तो इसमें है, एक कर्म इसमें है। इसका मतलब ये प्रधान कर्म है, ये अप्रधान कर्म है। इसका मतलब ये विविक्षित कर्म है, ये अविविक्षित कर्म है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वृक्षम होगा, और वृक्षम जो है वहाँ पे क्या है, अविविक्षित कर्म है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें अगले क्वेश्चन की, 99 की। 99 में पूछा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य, राम है रावणेन अलम वर्तते, रावणेन अलम। देखिए जब बात पर्याप्त की हो, अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो पर्याप्त अर्थ होता है, एक निषेध अर्थ होता है। यहाँ पे निषेध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पर्याप्त की बात हो रही है। पर्याप्त हो रही है तो जिसके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया का नहीं होता। तृतीया नहीं, इसमें कहाँ किसका प्रयोग होगा, इसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, तो इसलिए रावणाय शब्द इसमें आएगा। तो यही अपना गलत बन जाता है। विश्वामित्रम नमस्कृत्य, बिल्कुल नमय के साथ क्रिया का योग होता है, द्वितीय विभक्ति आती है, बिल्कुल ठीक बात है। वस्ति शब्द के, वस्ति धातु के साथ अगर उप जुड़ा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति आती है, ये भी ठीक है। राम है लंकाम निक्षा, निक्षा शब्द के साथ हमेशा द्वितीय आती है, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ये जो बात है वो सही नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं 100% की। साधु वाक्य पूछा है, साधु का मतलब शुद्ध वाक्य पूछा है। शुद्ध वाक्य के से भी है तपस्वी, केस भी है, नहीं ये बात नहीं हो सकती। केसे व्यय, ये भी विभक्ति नहीं आ सकती, ये भी विभक्ति नहीं आ सकती। केस ही है तपस्वी। देखो हमने यूं बात की थी कि भाई किसी लक्षण मात्र से किसी का पहचान हो, इत्थम भूत लक्षण जो सूत्र आता है ना, उसके आधार पर जो है यहाँ पे अपन बात करते हैं केसई है तपस्वी, है ना। केसों से वो क्या लग रहा है, तपस्वी। केस उसकी जो है वो लक्षण है, लक्षणों से तपस्वी का नजर आता है। और ये आपको सबको पता है कि इसमें विभक्ति का प्रयोग कौन सा होता है। और आगे चलते हैं अपन। चलिए 100 के बाद अपन बात करें 101 में, है ना। 101 वाले प्रश्न की अपन बात करें। भय है तो विभक्ति प्रयोजित है। भय के योग में हमेशा पता है आपको कौन सी आती है, पंचमी आती है। भीतरार्था नाम भय हेतु सूत्र आता है। भीतरार्था नाम, भय धातु और
रक्ष धातु के योग में हमेशा कौन सी आती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मातु है नीलीयते कृष्ण है इत्यत्र कस्य सूत्र से प्रवृत्तिर्भवति। यहाँ ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कौन से सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? तो वारणानार्थम ईप्सित, इसको थोड़ा सा अपन पूरा स्क्रीन पे ले लेते हैं। स्क्रीन पे ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे बात है कि कृष्ण जो है वो माँ से छिपते हैं, है ना। कृष्ण जो हैं वो माँ से छिपते हैं। और हमेशा याद रखो, नहीं ये बात ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। अपादान पंचमी, अपादान की बात ही नहीं है यहाँ पे, अंतर्धान की बात है। अंतर्धान क्या होता है? छुपना होता है। ये ना ऐदर्शनम अच्छति, ये जिससे ऐदर्शन दिखाई न देने की इच्छा आती है। अंतर्ध होना, गायब हो जाना, जिसमें दिखाई न देने की इच्छा होती है ना। तो यहाँ पे बात अपन करें ना, तो मातु है जो शब्द आता है, ये नील का मतलब होता है छिपना। नील का मतलब होता है छिपना। कृष्ण जो है किससे छिपता है? माँ से छिपता है। तो इसके लिए सूत्र याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। अंतर्धो ये ना दर्शनम अभिच्छति। तो यहाँ पे जिसे दिखना नहीं चाहता है, उससे अगर कोई छुपता है ना, तो उसमें जो है इसका सूत्र ये काम में आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 103 की। 103 वाला प्रश्न क्या कहता है? काव्येषु नाटकम रम्यम इत्यत्र सप्तम्या कारणम। काव्येषु, काव्यों में बहुत सारे काव्यों की बात करता है, तो यतस्य निर्धारणम, बिल्कुल सीधी सी बात है। काव्यों में नाटक रम्य है, तो यतस्य निर्धारणम, जिनमें से निर्धारण किया जाता है। आधारो अधिकरण नहीं होता है, निमित्तात् कर्म योग्य नहीं होता है, और नए कॉपी, चलो ये तो बात ही खत्म है। यतस्य निर्धारणम इसका आंसर बनेगा। चलिए अपन बात करते हैं 104 के प्रश्न में। तो इसमें पूछा है कि संस्कृते समास है कतिविध है। संस्कृत में समास कितने होते हैं? तो बिल्कुल सबको पता है, संस्कृत में 5 ही समास होते हैं मूल रूप से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। रुचिम अनतिक्रमे इत्यत्र समस्त पदम सूच्यत। रुचिम अनतिक्रम्य, तो अपन यथाशक्ति पढ़ते हैं, शक्ति के अनुसार अपन बात करते हैं, तो इसी प्रकार यथा रुचि की अपन बात करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना, ये बात जो आती है वो अव्ययी भाव समास की आती है। और अव्ययी भाव समास जो है उसमें अपने को ध्यान रखना है कि मात्रा एक तो बड़ी नहीं हो सकती है, विसर्ग वगैरह नहीं आता, नपुंसकलिंग में आता है, आपको सबको पता है ना। तो ये यथारुचि शब्द बनेगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब 106 की। नख भिन्न है इत्यत्र कै समास है? नख भिन्न है जो शब्द है, इसमें कौन सा समास है? नखई है भिन्न है, इसका रूप बनता है, विग्रह बनता है नखई है भिन्न, है ना। इसमें जो विग्रह बनता है ना इसका, वो नखई है भिन्न है शब्द बनता है। नखई है भिन्न है, नाखूनों से अलग होना। और यहाँ पे जो बनता है वो तत्पुरुष समास की अपन इसमें बात करते हैं। नाखूनों से अलग तत्पुरुष समास होता है। शैलो उन्नत है, शैल की तरह उन्नत होता है, कर्मधारय समास होगा। बिल्कुल, शैल मानी चट्टान, उन्नत मानी ऊंचा, चट्टान की तरह ऊंचा। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय की हम कर्मधारय में बात करते हैं, तो कर्मधारय में इसमें ये बनेगा। फिर अपन बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। तो आगे वाला प्रश्न जो अपना है वो क्या कहता है, देखते हैं। देव ब्राह्मण इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। यहाँ पे कौन सा समास है ना? इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, तो देव पूजको ब्राह्मण होता है। ये तो बहुत अच्छा शब्द है, बार बार परीक्षा में आता है। देव पूजको ब्राह्मण, लुप्त तत्पुरुष समास में आता है। ये लुप्त पद तत्पुरुष समास में है ना, जिसमें पूजक शब्द जो मध्य के पद का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और इन दोनों से क्या बन जाता है? रूप बन जाता है, समस्त पद बन जाता है। तो ये इसमें बनता है। यथा अव्यय कति अर्थ। यथा के 4 अर्थ होते हैं, आपको सबको पता है। यथा के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं। अव्ययी भाव समास में अपन इसको पढ़ते आए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 110 वाले क्वेश्चन की। 110 वाला, प्रकाशनम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। प्रकाशनम जो शब्द है, इसमें जो है प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे अपन बात करें, लुट में बिल्कुल यू का अनम हो जाता है। सानच का तो आना है, आना आनम बनता है, ये तो नहीं बनेगा। क्वय की तो बात ही नहीं है। त्रिच का तो तात्री त्री बनता है, तो लुट का अनम बनता है, अंत में अनम की ध्वनि है। अतः यहाँ पे कौन सा बन गया? लुट नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है, आपको सबको पता है। चलिए 111 की बात कर लेते हैं। 111 में क्या कहा है कि धावक इति कृदंत रूपे कह प्रत्यय शात, है ना। धावक शब्द जो है इसमें प्रत्यय पूछा है, बस। कृदंत का मतलब क्या होता है? धातु के साथ यूज में आने वाला है। और धावक आपको पता ही है क्या नहीं है ना। तो अपन बात करते हैं कृदंत रूपे कह प्रत्यय शात है। तो धावक जो है, धाव का मतलब दौड़ना होता है। धाव धातु में नवुल प्रत्यय करने से नवुल में वू शेष रहता है, और वू का जो बन जाता है, पुल्लिंग में अक है, स्त्रीलिंग में इका, और नपुंसकलिंग में अकम बन जाता है। तो यहाँ पे बनेगा अनम। त्रिच का नहीं बनता, तात्री बनता है, लुट का अनम बनता है, अच तो खैर कोई बात ही नहीं है, तो अणुल की बात अपन करेंगे। स्तुत्य इति शब्द प्रत्यय अस्ति। देखो इसमें स्तु धातु है। कौन सी धातु है?
स्तु धातु है, और स्तु धातु अपन क्या बात करें, एति स्तु सास व्री द्री जुस कैप, ये सारी समस्त धातुएं जो एति स्तु सास व्री द्री जुस कैप ये सब कैप की होती हैं, तो ये भी थोड़ा अपन ध्यान रखना पड़ेगा। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 113 की। चलिए 113 का जो क्वेश्चन है, 113 का क्वेश्चन क्या कहता है कि वध्य हनो यद वदश्च, बिल्कुल बिल्कुल वध्य इत्यत्र प्रत्यय पूछा तो हनो यद वदश्च, और ये हमेशा किसका नियम है, यत का है, न तो ण्यत का है, न कैप का है, न कत्वा का, तो हो ही नहीं सकता। तो वध्य हन धातु से क्या बनता है, वध्य बनता है, ये ध्यान रखोगे। ददानह इत्यत्र क्या प्रत्यय, ददानह जो प्रत्यय है यहाँ पे ये भानच नहीं है, ये सानच है, सानच है, ये सानच है ना, दा धातु है बिल्कुल। सत्री प्रत्यय में तो अनंति अत होता है, तो सत्री प्रत्यय जो है वो तो होता है हमेशा परस्मैपदी धातु के साथ, और सानच जो होता है वो हमेशा होता है आत्मनेपदी धातु के साथ। और दा धातु जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा है, सानच है, और यहाँ पे प्रत्यय बनेगा सानच। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें 115 का। 115 वाले क्वेश्चन में क्या है कि त्रिच प्रत्यांते पदम नास्ति, त्रिच प्रत्यांत, अभी अभी हम बात कर रहे थे, त्रिच प्रत्यय जो है वो कर्ता पद बनाता है, ता त्रि और त्रि, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। अब देख लेते हैं अपन, नेता बिल्कुल है ही इसमें, वक्त्री बिल्कुल ये स्त्रीलिंग शब्द है, बोलने वाली, नेता है, राजपुत्रा योद्धा बिल्कुल है, राजपुत्रा नहीं है, राजपुत्रा शब्द इसमें नहीं है, ये बात आती है ना, ये बात। तल प्रत्यांतम पदम अस्ति, तल, तल का मतलब ता है ना, और तल जो है वो है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय इसका मतलब शब्द के साथ लगेगा, शब्द के साथ लगेगा तो अपन बात कर लेते हैं, ये तो गम धातु है, यहाँ पे पट धातु है, यहाँ पे हस धातु है, तो यहाँ तो नहीं लग सकता, धातु के साथ तो कृदंत प्रत्यय लगते हैं, यहाँ पे बंधु शब्द है, अतः यहाँ पे कौन सा बनेगा, बंधुता शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 117 वाले क्वेश्चन की। क्या कहा, यथा वृक्ष है, ये अव्यय से संबंधित प्रश्न है, तो अव्यय अपने को भरना है इसमें, रिक्त अव्ययन रिक्त स्थानम पूर्यत, यथा वृक्ष, यथा के साथ हमेशा जोड़ा क्या होता है, तथा होता है, ये ध्यान रखो, बिल्कुल सीधी सिंपल से साधारण सी बात, साधारण सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, है ना। अगला प्रश्न 118, इत्थम अव्यय से सामान्य रूपेण, अत्थम का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार का मतलब अनेन प्रकारेण, बहुत सामान्य सा प्रश्न था। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणान्य माने आभूषण, सत्तम माने हमेशा, अत्र अव्ययम वर्तते रिक्त स्थाने, है ना। तो यहाँ पे अव्यय कौन सा होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से क्या है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम, है ना, सभी आभूषण जो है निश्चित रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है, ये रीट में आया हुआ था, ये श्लोक आया था उस समय, तो ये खलु शब्द आएगा, खलु का मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, 120 वाला प्रश्न चलते हैं, ठीक है जी। 120 वाला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं कि सम उपसर्ग न अस्ति ई है, यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उनमें सम उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग ना अस्ति, बिल्कुल सम प्लस अय होता है, सम प्लस अय होता है, सम प्लस कार बिल्कुल होता है, सम प्लस गति होता है ना। लेकिन यहाँ देखो कि सम जो है ना, सम ये अलग करते हैं तो रूपम शब्द निकलता है, यहाँ पे मैं के नीचे हलंत नहीं है, बाकी सम उपसर्ग जो होता है वो मैं के नीचे क्या होता है, उसके नीचे हलंत होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सम प्लस क्या होता है, अयह होता है, सॉरी ये नहीं होगा, सम प्लस क्या होगा, अयह होगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे सम प्लस रूप मैं के नीचे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। 121 का प्रश्न क्या कहता है, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम, तो उपसर्ग कहा क्रिया योगी, सबको पता है, ये उपसर्गों की गति तो संज्ञा होती है, इनकी प्रादीय उपसर्ग होते हैं, उपसर्गात रीति धातु, री से प्रारंभ होने वाली धातु के साथ, ये तो बात ही कुछ अलग है, ये बात अलग है, गति इनकी संज्ञा होती है, प्रय आदि उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों का जो विधायक सूत्र होता है हमेशा याद रखें, उपसर्गः क्रिया योगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें 122, भू धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन, भू धातु लिट लकार, भू धातु लिट लकार, लिट मानी भविष्य काल, प्रथम पुरुष का बहुवचन, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, तो भविष्यन्ति जो है इसका रूप, भविष्यति नहीं होगा, भवंती नहीं होता है भाई, लिट लकार पूछा है ना, अभवन तो है ही नहीं, ये तो भूतकाल की बात है। चलिए एद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, एद धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का, और क्या पूछा है इसमें, एक वचन पूछा है।
तो अते अते अंते असे की बात आती है, तो असे की ध्वनि जो है इसमें एक बात है। एधंते ये नहीं है, बहुवचन का है। एधिरन की ये भी बहुवचन का ही आता है, ये भी बात नहीं है, ये एक वचन की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 124। 124 का प्रश्न कहता है हरि शब्द से तृतीया एक वचन रूपम। हरि शब्द का तृतीया एक वचन सबको पता है। हरि शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? हरिणा होगा। कोई सामान्य सा प्रश्न था। चलिए 125 का प्रश्न देखते हैं अपन। 125 वाला प्रश्न क्या कहता है कि महाकाव्य से लक्षण। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य सर्ग में बंधा होता है, अंक में बंधा होता है, खंड में बंधा होता है, या अध्याय बंध होता है? देखो अंक नाटकों में होता है, खंड नहीं हो सकता, अध्याय नहीं है। महाकाव्य में हमेशा सर्ग होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाकाव्य में हमेशा सर्ग, महाकाव्य सर्ग में आता है ना। चलो जैसे अपन देखते हैं भी रामायण में 645 सर्ग हैं, ऐसे सर्गों की बात आती है। संस्कृत साहित्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य जो है वो जो है वो कितने प्रकार का है? तो संस्कृत साहित्य 2 प्रकार का है। इसमें बात करते हैं कथा और आख्यायिका की बात आती है। एक तो आता है कथा, एक आती है आख्यायिका। कथा जो है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक साहित्य होता है, और आख्यायिका जो होता है वो इतिहास से संबंधित होता है, इतिहास के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो आख्यायिका होता है। चलिए रामायणम कस्मिन छंदसि निबद्धम। तो रामायण वाल्मीकि का लिखा हुआ है, और वाल्मीकि का सबसे जो प्रिय जो छंद था वो अनुष्टुप छंद था। ये तो सब तो पता ही है। अनुष्टुप छंद के जनक भी वही माने जाते हैं। महाभारत युद्ध क्षेत्र स्वजनान संदृश्य विषाद युक्त कहा जाता है। भाई अपने परिवार के लोगों को देख करके विषाद मानी दुख से युक्त कौन हो जाता है? सबको पता है अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं किसको मारूं, मैं सामने तो सारे मेरे परिवार के हैं, है ना। तो ये अर्जुन दुखी हो जाता है। विषाद का मतलब दुखी हो जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं 129 में। 129 क्या कहता है कि भाई महाभारत उपजीव्य काव्यम नास्ति। महाभारत जो है उसकी उपजीव्यता पर बृहत कथा मंजरी है, मध्यम वायोग है, भारत मंजरी भी है, शिशुपाल वध इसका नहीं है। शिशुपाल वध जो है वो महाभारत की उपजीव्यता पर आधारित नहीं है। चलिए 130 क्या कहता है? मेघे माघे गतम वय, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया कि मेघ और माघ, मेघ और माघ। मेघ और माघ का मतलब है मेघ दूत की बात कर लेते हैं, और एक जो है वो माघ जिन्होंने शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की थी, उन दोनों की बात है कि इनका रसपान करते जाओ, चाहे उम्र बीत जाएगी लेकिन इसका रस कभी खत्म नहीं होगा। ये बात मल्लिनाथ ने कही थी, जो सबसे बड़े टीकाकार हुए हैं मल्लिनाथ, उन्होंने कही है। 131 का प्रश्न कहता है कि वासव दत्तया पद्मावत्या केसेसु विहितम औषधम। क्या कहता है ये? क्या कहता है ये? चलो चलो देखते हैं, इसकी बात करते हैं, है ना। कहता है वासव दत्ता पद्मावती के बालों के लिए कौन सी औषधि की माला गूंथती है? केसेसु, केसेसु विहितम औषधम, है ना। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न। वासव दत्ता जो है वासव दत्ता के लिए पद्मावती जो है वो क्या करती है? एक माला गूंथती है। उन फूलों को क्या कहते हैं? अविधवा कर्णम। अविधवा कर्णम जो फूल थे, उन फूलों से उसके लिए क्या हुआ? वरमाला गूंथती है। ये ध्यान रखना, अविधवा कर्णम, ये बिल्कुल याद रखना, है ना। आया हुआ प्रश्न है ये 2nd ग्रेड में भी और 1st ग्रेड में भी। कौन सी माले, कौन से फूलों की माला? अविधवा कर्णम, जिन माला पहनने से स्त्री विधवा नहीं होती, अजर अमर, है ना, सधवा रहती है। एतेषु नाट्येषु भवभूति विरचितम नास्ति। भवभूति, भवभूति का नाटक नहीं है। मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम तीनों हैं, अविमारक इनका नहीं है, ये तो भास का है। चारुदत्तस्य पत्नी वर, चारुदत्त की जो पत्नी थी ना, वसंत सेना तो प्रेमिका थी उसकी, मदनिका और रदनिका की बात ही नहीं है। सिर्फ कौन है? धूता। धूता जो थी वो इनकी पत्नी थी। अर्थो ही कन्या पर केव शाकुंतले कश्य मुक्ति। अर्थो ही कन्या पर केवता मध्य संप्रश्य, है ना। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली हुई पंक्ति है। ये किसके द्वारा कही गई थी? तो ये कणव मुनि जो हैं, जो शकुंतला जो थी वो कणव ऋषि के द्वारा पोषिता थी। वो जो है वो कहते हैं कि भाई जो बच्ची है, बालिका जो है वो तो पराया धन होती है ना, है ना। अर्थो ही कन्या पर के, कन्या, कन्या हमेशा अर्थ होती है, पराया, पर के, पराया धन होती है। ये बात कौन कहते हैं? कणव ऋषि कहते हैं। उनको एक दिन ससुराल जाना होता है दूसरे के प्रांगण में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन 135 की। तो क्या कहता है 135 वाला प्रश्न देखते हैं।
स्वप्न वासव दत्ते कति अंका, स्वप्न वासव नाटक जो है, स्वप्न अंक जो है उसके जो है वो 6 अंक हैं, ये ध्यान रखना। 6 से 60 याद रख लेना, स्वप्न में 6, 6 का 60, ये ध्यान रखना। 6 अंक इसमें आते हैं, अंक हमेशा नाटकों में होते हैं। भास से नाटक नाम संख्या, भास के जो नाटक हैं वो 13 हैं, त्रयोदश की बात आती है, 13 नाटक आते हैं, त्रयोदश की बात इसमें आती है। नैषधीय चरित्र से मूलाधार ग्रंथ, नैषधीय चरित्र जो इसका मूल आधार जो ग्रंथ है वो कौन है? महाभारत से लिया गया। नैषधीय चरित्र जो ग्रंथ है वो महाभारत से लिया गया है। साहित्य के प्रश्न बहुत अच्छे से देखना, है ना। व्याकरण तो क्या है कि भाई सभी बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, अब दिक्कत जो आती है वो साहित्य में आती है, और साहित्य के प्रश्न आपको लीड देंगे। साहित्य भी जितनी अच्छी पकड़ होगी ना उतना ही आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा। श्री हर्षद से पितृवस्थ है ना, इनका कोई नियम है नहीं, बस आंकड़े हैं, सीधे सीधे आंकड़े अपने को याद रखने होते हैं। जो जितने आंकड़े याद रख पाता है वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। श्री हर्ष के पितरों का मतलब माता पिता का नाम श्री हीर और मामल्ला देवी। श्री हीर और क्या था? मामल्ला देवी। सीधी सी बात है, इसमें आंकड़े हैं, आंकड़े याद रखने पड़ते हैं। कौन से कोई सूत्र थोड़े लगते हैं, कोई नियम थोड़ी लगते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभु श्री राम का वंश था, तो इक्ष्वाकु वंश में कौन पैदा हुआ? कृष्ण, जयदेव, बाणभट्ट थोड़ी हुआ था, राम पैदा हुए थे। चलिए 140 वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। साहित्य के सीधे आंकड़े होते हैं, सीधे आंकड़े जो समझ पा रहा है ना वो बात आती है, इसमें कोई नियम नहीं है, बस ये तो स्मरण रखने की जो अपनी शक्ति है, आप कितना स्मरण रख सकते हो। उदयन से शत्रु आसित, उदयन का शत्रु कौन था? सबको पता है, आरुणी है, उसने आक्रमण किया था, है ना। अनुपात से क्रम से चयन नियम है, इति किम, ये तो अपने टीचिंग मेथड से संबंधित अनुपात क्रम का नियम, अनुपात क्रम का जो नियम है ना वो इति किम, ये क्या है? एक शिक्षण सूत्र है या शिक्षण सिद्धांत है या शिक्षण विधि है या शिक्षण कौशल है? तो अनुपात और क्रम का ये सिद्धांत है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत साइकोलॉजी पर मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। अनुपात और क्रम का ये सिद्धांत होता है, सूत्र नहीं होता। बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है परीक्षा में। भाषा शिक्षण से सिद्धांत है नास्ति, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो अनुपात क्रम का बिल्कुल सिद्धांत होता है। इसकी अपन बाद में बात करते हैं। स्वाभाविकता है सिद्धांत, स्वाभाविकता का भी होता है, मौखिक प्रवचन का सिद्धांत भी होता है। अनभ्यास, अभ्यास का सिद्धांत होता है, अनभ्यास का सिद्धांत नहीं होता। ये तो कहता है अभ्यास नहीं होना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है ना। तो अनभ्यास नहीं, अभ्यास का सिद्धांत होता है। चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि। पठन कौशल की श्रेष्ठ, पढ़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी मानी गई है? तो इसमें एक तो दे रखा है पद विधि, पद का मतलब शब्द होता है, एक वर्ण विधि, एक कथा विधि, कथा का मतलब कहानी, वर्ण का मतलब अक्षर अपन जानते हैं, वाक्य विधि। एक जैसे ही समान समान ध्वनि वाले जो होते हैं शब्दों को जोड़ जोड़ के छोटे छोटे वाक्य बना जाते हैं और वाक्यों के द्वारा बच्चे को पढ़ाना सिखाया जाता है, उसको अपन सरल माना जाता है। तो पठन कौशल की जो श्रेष्ठ विधि है वो क्या मानी जाती है? अपने को वाक्य विधि कहती है मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 144। तो 144 क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। मानसिकम अनुशासन मुख्य विशेषता से विधेय। मानसिक अनुशासन हमेशा कहाँ होना चाहिए? मानसिक मस्तिष्क जो है वो अपना मन जो है ना, विवेक जो अपना है वो वहाँ पे इसका अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो पाठशाला विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पे मानसिक संतुलन सही होना बहुत जरूरी है, तो हम सीख ही नहीं पाते कुछ। प्रत्यक्ष विधि के विरोधी, प्रत्यक्ष विधि के, ये तो खैर बहुत पुराना और उठाया हुआ प्रश्न था, ये भी ध्यान रख लेना। तो वामन शिवराम की बात यहाँ पे की जाती है। वामन शिवराम नाम के जो थे उन्होंने प्रत्यक्ष विधि का जो है वो क्या किया था? विरोध इसमें किया था। 146वां प्रश्न अपन देखते हैं। 146 संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति, सबको पता है प्राचीन पद्धति क्या थी, है ना। प्राचीन भंडारकर पद्धति बाद की बात आती है, पाठ्य पुस्तक विधि बाद की बात आती है, संभाषण बाद की बात आती है, पाठशाला ये प्राचीन ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत क्या है? विश्लेषणात्मक है, संरचनात्मक है, विमर्शात्मक है या संश्लेषात्मक है? बिल्कुल ये ध्यान रखना। विश्लेषण का मतलब होता है विस्तृत करना, संश्लेषण का मतलब होता है छोटा करना, और संस्कृत जो है सूत्रात्मक भाषा है और सूत्र हमेशा संश्लेषण विधि में होते हैं, गागर में सागर भरने वाले होते हैं। अतः यहाँ पे कौन सा आएगा? संश्लेषणात्मक, है ना। 148 का प्रश्न अपन देखते हैं। अस्मन् विधौ स्वमूल्यांकनाय प्रश्नः उत्तराश्च भवन्ति। स्वमूल्यांकन के लिए उत्तर और प्रश्न जो हैं, प्रश्न और उत्तर होते हैं पाठशाला विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में, नियोजित अध्ययन विधि में। तो प्लानिंग के साथ जो काम करते हैं ना उसमें जो है स्वमूल्यांकन का वो प्रयोग रहता है, तो स्व नियोजित अध्ययन विधि इसमें आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें 149 वाले प्रश्न की। आगमन विधो भवति, आगमन विधि होती है।
तो आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम, बिल्कुल अनुवाद नहीं है। प्रथमम उदाहरणानि तदनंतरम नियमीकरण, बिल्कुल ठीक बात है। नियम ये तो निगमन विधि में होता है, व्याख्या तो इसमें होता नहीं है, तो इसमें आंसर ये बनेगा। फिर 150 अंतिम जो अपना प्रश्न आता है उसकी बात अपन कर लें। गद्य शिक्षण से विधि, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। उद्बोधन विधि गद्य की है, प्रवचन विधि गद्य की है, स्पष्टीकरण विधि गद्य की है, टीका विधि जो है वो पद्य की है। टीका विधि जो है वो किसकी है? पद्य के। इस प्रकार से अपन ने जो है अपने जो 17 क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। आगे भी जो प्रश्न होंगे, पेपर होंगे, कोशिश करेंगे आपके बीच में ये सॉल्यूशन लेके आए। और थोड़ा जल्दी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके पास भी समय कम है। हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है सटासट जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो आप भी आराम से समझ पाएँ, टाइम कम लगे और आपका समाधान भी हो जाए। ओके, जय हिंद, जय प्रयास।